हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री प्रैक्टिकल से रिलेटेड एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा ज़रूर देखें एंड तक, बिकॉज बहुत सारी क्लैरिफिकेशन यहाँ पे करनी है मुझे। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक से रिलेटेड कुछ बताऊँगा। उसके बाद मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस का आंसर्स करूँगा जो आपने डाउट्स पोस्ट किए हैं कमेंट सेक्शन में हमारे, उन सारे का डाउट्स का मैं क्लैरिफिकेशंस करूँगा। उसके बाद मैं पॉइंट्स टू रिमेंबर बताऊँगा टाइट्रेशन से रिलेटेड, ऑर्गेनिक से रिलेटेड, सॉल्ट एनालिसिस से रिलेटेड, ताकि आप वो गलती ना करें जिससे आपकी मार्क्स जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन 2 जो आती है ऑर्गेनिक की, उसमें C13 और C14 में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है। प्रीवियस वीडियो डालने के बाद भी कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे अब करेक्ट करके उसको डाल देता हूँ। यहाँ पे ऑर्गेनिक के लिए आप ये पोर्शन देख लीजिएगा, सफिशेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि C13 जो अवेलेबल है ये एनिलीन है, और C14 जो अवेलेबल है वो ग्लूकोज है। सारे टेस्ट करेक्टली यहाँ पे मेंशन्ड है। तो आपको करना क्या है, बस C13 के जितने टेस्ट यहाँ पे मेंशन रहेंगे ना, ये ऑर्डर ऑफ टेस्ट जो है वो डिफरेंट हो सकता है, ऊपर नीचे वो लोग कर सकते हैं। तो आप उसी हिसाब से करेक्टली इस टेस्ट को कॉपी कीजिएगा। 3 कॉलम आपको मालूम है किस तरह से बनाना है। एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फरेंस, आप इसको इस तरह से कॉपी कर दीजिएगा सारे एक्सपेरिमेंट्स को, और करेक्ट ऑब्जर्वेशन आप याद कर लीजिए कौन से एक्सपेरिमेंट का क्या ऑब्जर्वेशन है, और उसे जिस भी ऑर्डर में वो आए वहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद बात की जाए C14 की, तो वो ग्लूकोज है, वो आप सबको पता ही होगा। तो उसी तरह से आपको करना क्या है कि जो भी एक्सपेरिमेंट यहाँ पे मेंशन्ड है उसको आपको कॉपी कर देना है एक्सपेरिमेंट कॉलम में। उसके बाद ऑब्जर्वेशन में करेक्ट ऑब्जर्वेशन लिखना है, और इन्फरेंस में ना यहाँ पे कुछ लोगों की डाउट्स थी ना, यहाँ पे अगर आप ग्लूकोज लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगी काउंसिल की तरफ से, बट अगेन सेफ साइड में रहने के लिए बेटर है आप यहाँ पे लिखें कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट और ब्रैकेट में ग्लूकोज, तो काउंसिल आपको पूरा नंबर देगा, बिल्कुल ये कंफर्म्ड है। तो आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग खाली ग्लूकोज लिखने से बेटर है आप वहाँ पे लिख दीजिएगा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट ब्रैकेट में ग्लूकोज। तो सारे इन्फरेंस में वही लिखेगा, और एंड में भी लिख दीजिएगा कि C14 सब्सटेंस जो है वो कार्बोहाइड्रेट है ब्रैकेट में ग्लूकोज। तो दोस्तों ऐसा करने से आपको ये ऑर्गेनिक में पूरे नंबर मिल जाएंगे। बस इसको याद कर लीजिए आप, ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है जैसे मैंने कहा। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपके कॉमन डाउट्स की, उनको आंसर्स में करता हूं। यहाँ पर एक एक करके मैं क्वेश्चंस लेता हूं जो आपने कमेंट सेक्शन में पोस्ट किया है, और उसके जवाब मैं दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, ये जिंक एसीटेट तो वाटर में ही डिज़ोल्व हो जा रहा है, तो ओरिजिनल सोल्यूशन तो वाटर में ही ना बनेगा। सो आप जानते हैं जैसा ओरिजिनल सोल्यूशन बनाना है आपको कैटायन के टेस्ट के लिए, तो ओरिजिनल सोल्यूशन आप, क्योंकि जिंक एसीटेट है, वाटर सॉल्युबल है, तो आप वहाँ पे वाटर डाल करके सॉल्ट में बना सकते हैं और एक्सपेरिमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन आप आंसर स्क्रिप्ट में ओरिजिनल सोल्यूशन की जगह जो मैंने जैसा लिखा है कि वहाँ पे HCl भी ऐड किया गया है, वैसे ही आप लिखिएगा। वहाँ पे वो चीज़ स्किप मत कीजिएगा, वरना आपकी नंबर चली जाएगी। दूसरा सवाल है कि सर ये जो एस्टेरिफिकेशन टेस्ट है एसीटेट का जो मैंने दिखाया है, उसके बदले अगर मैं दूसरा टेस्ट जो आप लोग जानते हैं कि न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड डाल करके कर सकता हूँ कि नहीं, जिसमें ब्लड रेड कलरेशन आती है ना, ये बहुत ही लोगों का बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है। तो आप देखिए इन दोनों टेस्ट, ये दोनों टेस्ट अलाउड है काउंसिल की तरफ से, दोनों में से कोई एक भी होने से आपको पूरा नंबर मिलता है। तो आप अगर पहला टेस्ट करना चाहते हैं जो मैंने वीडियो में दिखाया है एस्टेरिफिकेशन का, वो भी कर सकते हैं, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगर आपके स्कूल में वो करने को नहीं कहा गया, अगर आपके स्कूल में वो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड वाला टेस्ट किया गया है, तो आप वो भी लिखेंगे, वो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आपको पूरा नंबर बिल्कुल मिलेगा। तीसरा सवाल है कि C14 के रिज़ल्ट में ग्लूकोज लिखना है कि कार्बोहाइड्रेट, तो इसका मैंने वीडियो के शुरुआत में ही जवाब दे दिया है। बेटर है लिखना कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट ब्रैकेट में ग्लूकोज, ये आपको पूरी तरह से सेफ रखेगा 100% नंबर लाने के लिए। चौथा सवाल है कि क्या ज़रूरी है ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 0 लिखना, जब हम जानते हैं कि ग्रुप 4 में कैटायन की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, और हम जानते हैं कि एक ही कैटायन प्रेजेंट होगा। तो ग्रुप 4 में क्योंकि वो आइडेंटिफाई हो चुका है, तो क्या ग्रुप 5, 6 और 0 लिखना ज़रूरी है या नहीं? तो देखिए, आप जानते हैं कि अभी सेंट्रलाइज मार्किंग नहीं होता है, स्कूल में ही एग्जामिनर्स चेक करते हैं पेपर। तो अगर सेंट्रलाइज मार्किंग होता तो आप ग्रुप 4 तक ही लिखते तो आपको पूरा नंबर मिल जाता। बहुत सारे एग्जामिनर्स जो होते हैं उनका माइंडसेट आप
प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी नंबर वो काट ले अगर आपने ग्रुप 5, 6 या 0 नहीं लिखा है। तो सेफ़ साइड में रहने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सारी ग्रुप्स के बारे में लिखें। ग्रुप 4 जो कंफर्मेशन है उसके बाद आप ग्रुप 5, 6 और 0 लिख करके भी वहाँ पर एब्सेंट लिख दें। इससे आप पूरी तरह से सेफ़ रहेंगे, किसी भी तरह का डर नहीं रहेगा नंबर खोने का। 5वां सवाल है क्या सब लोग का टाइटर वैल्यू सेम होगा? तो आपके स्कूल में टाइट्रेशन का वैल्यू जो है वो सेम होगा, लेकिन स्कूल टू स्कूल ये टाइटर वैल्यू डिफ़र करेगा। तो आप अपने स्कूल के टीचर से एक बार पूछ लीजिए कि या आपने अगर रिहर्सल्स में ये एक्सपेरिमेंट किया है सिलेक्शन एग्ज़ाम या रिहर्सल एग्ज़ाम्स में, तो आपको एक आइडिया होगा ही कि क्या टाइटर वैल्यू होनी चाहिए। 6वां सवाल है क्या सब लोगों को सेम सॉल्ट मिलेगा? मतलब वही C13, C14, C15 वगैरह क्या सेम मिलेगा? तो देखिए ऑल ओवर इंडिया काउंसिल का पेपर जो आता है वो सेम आता है। तो ऑल ओवर इंडिया आपके स्कूल में भी और आपके अगल बगल जितने स्कूल है और इंडिया में जितने स्कूल है सब में सेम सॉल्ट मिलने वाला है सबको। क्वेश्चन 7 है कि क्या ज़रूरी है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट लिखना अगर हम यूज़ नहीं भी कर रहे हैं तो दोस्तों जैसा आपने देखा होगा कि वीडियो में मैंने सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर नहीं किया है और उसके बाद ही मैंने एसीटेट का टेस्ट कर दिया है। तो आपको लिखना ज़रूरी है कॉपी में। आप यूज़ करें ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आप अगर नहीं लिखेंगे कॉपी में तो आपकी नंबर चली जाएगी। क्वेश्चन 8 है सर क्या ऑब्जर्वेशन टेबल लैंडस्केप मोड में बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है आप उसको पोर्ट्रेट मोड में ही बनाएं। क्वेश्चन 9 है क्या हम लोग पेंसिल से लिख सकते हैं सारा रीडिंग्स को? तो देखिए पेंसिल से बिल्कुल नहीं लिखेंगे टाइट्रेशन की रीडिंग्स को। आप सारे रीडिंग्स जो टाइट्रेशन के लिख रहे होंगे वो पेन से लिख रहे होंगे, और याद रखिएगा कि आप उन रीडिंग्स को स्क्रिबल या उसमें कुछ किसी तरह का कैंसिलेशन या ओवरराइटिंग नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन 10 है कि मैंने सॉल्ट एनालिसिस के वीडियो में दिखाया है कि एसीटेट के टेस्ट में मैंने लिखा है, मतलब आंसर स्क्रिप्ट में लिखा है कि पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना है, फिर इथाइल अल्कोहल यानी एथेनॉल डालना है। लेकिन जब मैंने उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो मैंने पहले इथाइल अल्कोहल डाला सॉल्ट में, फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला। तो मैंने इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन वीडियो में ही कर चुका हूँ, उसी वीडियो में एक्सपेरिमेंट के बाद, कि इस केस में आपकी ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करेगी। तो आप पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 फिर इथेनॉल डाल सकते हैं, या फिर इथेनॉल फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, रिज़ल्ट आपकी पॉजिटिव आएगी। अगला सवाल है कि क्या वो ड्राई टेस्ट, प्रिलिमिनरी ड्राई टेस्ट, प्रिलिमिनरी वेट टेस्ट सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट से पहले लिखना है या नहीं लिखना है? तो याद रखिए ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी है, सब में नंबर नहीं है। अगला सवाल है क्या रेट ऑफ रिएक्शन वाला एक्सपेरिमेंट आएगा? जी नहीं दोस्तों, वो एक्सपेरिमेंट इस बार नहीं आ रहा है। अगला सवाल है क्या हमें ऑब्जर्वेशन कैटायन का जो फॉर्मल ग्रुप एनालिसिस है उसको लैडर फॉर्म में लिखना है? तो कंपलसरी नहीं है, आपके ऊपर है, आपको लैडर फॉर्म में लिखना है तो लिखिए, या बेटर है जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाया उसी तरह से लिखें, क्योंकि वो फॉर्मेट जो मैंने फॉलो किया है वो काउंसिल रिकमेंडेड फॉर्मेट है। अगला सवाल है कि क्या ग्रुप 0 को पहले लिखना है, उसके बाद ग्रुप 1, ग्रुप 2 ऐसे करना है, या ग्रुप 0 बाद में लिख सकते हैं? तो दोस्तों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप ग्रुप 0 पहले भी लिख सकते हैं, ग्रुप 0 बाद में भी लिख सकते हैं। मैंने वीडियो में दिखाया है ग्रुप 0 को बाद में लिख करके, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगला सवाल है कि क्वेश्चन 2 जो है ऑर्गेनिक का, उसमें 3 या 4 जो एक्सपेरिमेंट दिए रहते हैं उनमें से अगर क्या 2 करेक्ट होने पे हमें पूरा नंबर मिलेगा? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, सारे एक्सपेरिमेंट्स में हाफ मार्क्स रहते हैं और फाइनल कंक्लूजन में हाफ मार्क्स रहते हैं। तो अगर आपने किसी भी ऑब्जर्वेशन को गलत लिखा तो आपके आधे नंबर उस ऑब्जर्वेशन की चली जाएगी। अगला सवाल है कि क्या जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे वो रीडिंग्स या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो है कंफर्मेटरी टेस्ट दिखाना होगा एग्जामिनर को, विजिटिंग एग्जामिनर को? तो ये देखिए ज़रूरी नहीं है, ये स्कूल टू स्कूल डिफ़र करेगा। विजिटिंग एग्जामिनर ने अगर आपसे दिखाने को कहा है तो आप दिखाइएगा वो टेस्ट को, वरना नॉर्मली वो लोग ऐसा नहीं बोलते हैं। लास्ट एक सवाल है कि टाइटर वैल्यू निकालने का कोई बैक कैलकुलेशन है? तो देखिए बड़ी मुश्किल है इसे बताना। अगर आपने बैक कैलकुलेशन किया और आपकी रीडिंग जो है वो 0.2 से डेविएट की फ्रॉम द सुपरवाइज़र रीडिंग जो सबमिट हो रहा है आपके स्कूल के टीचर सुपरवाइज़र सबमिट कर रहे हैं जो रीडिंग काउंसिल को, उससे अगर 0.2 से ज़्यादा का डिफरेंस हुआ आपकी रीडिंग में बैक कैलकुलेशन में, जो कि हो ही सकता है, तो आपके नंबर चली जाएगी उसकी।
तो दोस्तों ये थे आपके सारे डाउट्स के जवाब जो मैंने कमेंट सेक्शंस में देखे, जो मुझे लगा कि बहुत कॉमनली आज डाउट्स है, मैंने उसको क्लियर किया है। आप अभी भी डाउट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, जितना हो सकता है मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। बट आप जानते हैं कि कमेंट्स जो है वो फ्लडेड हो गए हैं, मतलब बहुत स्टैक हो गए हैं, रिप्लाई करने का वक्त नहीं मिल पा रहा मुझे सबका। तो अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रहा तो बुरा मत मानिएगा, आपके हर कमेंट हर लाइक की वैल्यू है यहाँ पे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सारे सवालों का जवाब दे पाऊँ और आपके डाउट सारे क्लियर कर पाऊँ। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर की, जिसे आपका ख़ास ध्यान रखना है, जिसका आपको ख़ास ध्यान रखना है, वरना आपके नंबर चली जाएंगी। किस चीज़ में नंबर है, किस चीज़ में नहीं है, आप प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से सुने। पहला टाइट्रेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन 1 है वो 7 मार्क्स का होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। ये 7 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, तो आप जो ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे उसमें 3 नंबर होंगे और 4 नंबर आपको 4 कैलकुलेशंस करने को कहा जाएगा उसमें रहेगा, यानी हर कैलकुलेशन के 1 नंबर। उसके बाद आपको आंसर स्क्रिप्ट में साइज़ ऑफ द पिपेट मेंशन करना ज़रूरी है कि आप 20 ml यूज़ कर रहे हैं कि 25 ml यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में इनिशियल और फाइनल रीडिंग्स भी मेंशन करना ज़रूरी है, इस पर भी नंबर है। आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में मिनिमम 2 रीडिंग्स लिखने ही होंगे, और वो दोनों रीडिंग अगर लिख रहे हैं तो वो कॉन्कॉर्डेंट होंगे, यानी सेम रीडिंग्स होंगे। अगर आप 3 रीडिंग्स लिख रहे हैं तो उसमें से 2 जो है वो कॉन्कॉर्डेंट होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और जो बच गया उसका इस कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग से हद 0.2 का डिफरेंस अलाउड होगा। याद रखिए आपको एवरेज वैल्यू नहीं लेना है, आपको कॉन्कॉर्डेंट वैल्यू लेना है, यानी वो 2 वैल्यूज़ लेने हैं जो सेम है, आपको एवरेज नहीं निकालना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ना एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। बुरेट और पिपेट में रॉन्ग सोल्यूशंस लोग ले लेते हैं, तो याद रखिए जो KMnO4 होगा उसमें C10 लेबल लगा होगा, उसे बुरेट में लीजिएगा जो स्टैंड में लगा होता है ऑलरेडी, और ऑक्सैलिक एसिड जो है उसमें C11 का लेबल लगा होगा, उसे आपको पिपेट में लेना है। आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में कोई भी रीडिंग को ओवरराइट या स्क्रिबल नहीं करना है। अगर ऐसा होता है तो आपकी नंबर चली जाएगी, आप प्लीज़ उस चीज़ टेबल को काट करके फिर से नया टेबल बना लेंगे। रीडिंग्स जो है आपको पेंसिल में नहीं लिखनी है, आपको पेन का इस्तेमाल करना है सारे रीडिंग्स को लिखने में। मोलैरिटी जो कैलकुलेशन आप करेंगे उसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेके आना है, मिनिमम 4 से ज़्यादा हो सकता है, बट उसको 4 के नीचे आप राउंडिंग ऑफ नहीं कर रहे होंगे। दोस्तों अब बात आती है ऑर्गेनिक की, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो ऑर्गेनिक की होती है वो 4 मार्क्स की होगी। उसमें आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स मेंशन होंगे C13 और C14 की। C13 के 3 एक्सपेरिमेंट मेंशन होंगे या 4 एक्सपेरिमेंट भी हो सकते हैं, हर एक्सपेरिमेंट के आधे नंबर होंगे और उसके बाद फाइनल कंक्लूजन के आधे नंबर होंगे। तो आप देख सकते हैं सारे ऑब्जर्वेशंस को आप याद कर लीजिएगा और प्रॉपर्ली लिख दीजिएगा। इस चीज़ में खाली ध्यान रखिएगा जब आप एक्सपेरिमेंट अगर लिख रहे हैं ऑब्जर्वेशन, तो कलरेशन और प्रेसिपिटेट में कंफ्यूज नहीं होना है। सपोज़ पर्पल कलरेशन या पर्पल प्रेसिपिटेट क्या बन रहा है उसके करेक्टली आप याद रखिए और करेक्टली लिखिएगा। मैंने इस चीज़ का डिस्कशन ऑर्गेनिक वाले वीडियो में किया है। दोस्तों क्वेश्चन 3 सॉल्ट एनालिसिस की बात की जाए तो वो 4 नंबर की आएगी। 2 मार्क्स एनायन में होगा, 2 मार्क्स कैटायन में होगा। एनायन के लिए आपको सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट का प्रिपरेशन कॉपी में लिखना मस्ट है, चाहे आप उसको यूज़ करें ना करें एक्सपेरिमेंट में, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप उसी तरह से टेबल बना देंगे जिस तरह से मैंने टेबल बनाया है। एक ही साथ आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैस और कन्फर्मेटरी टेस्ट दोनों लिख देंगे। दोस्तों C13 एनिलीन के लिए आप 2 में से कोई भी एक टेस्ट लिख सकते हैं, चाहे स्टेरिफिकेशन का जो मैंने वीडियो में दिखाया है, या न्यूट्रलाइज फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन डाल के ब्लड रेड कलरेशन का, दोनों ही सही है। दोनों में से कोई एक लिखेंगे, दोनों लिख के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कैटायन की बात की जाए तो आपको इसमें प्रिपरेशन ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन जो मैंने दिखाया है उसे आपको लिखना है। ओरिजिनल सोल्यूशन आप एक्सपेरिमेंट के लिए, इस केस में जिंक एसीटेट के लिए आप पानी में डिस्टिल्ड वाटर में बना सकते हैं, लेकिन कॉपी में जब आप लिख रहे होंगे तो उसमें ये लिखिएगा कि आपने उसको डाइल्यूट HCl ऐड किया है उसमें। बात आती है कि जब आप टेस्ट कर रहे होंगे तो जब ग्रुप 3 में आप पहुँचेंगे तो उसमें ओरिजिनल सोल्यूशन में आपको सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालना है, उसके बाद उसको बॉयल करना है ना। यहाँ पे अब याद रखिए, उसके बाद आपको सॉलिड NH4Cl डालना है उसमें, उसके बाद NH4OH डालना है ना। इस ऑर्डर को इंटरचेंज नहीं कीजिएगा, ये बहुत ही कॉमन गलती है। यहाँ पे पहले कुछ लोग जो है NH4OH डाल देते हैं, फिर NH4Cl डालते हैं ना। ये जो है
बफर सोल्यूशन की प्रिपरेशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगी, और इस चीज़ का खास मेंशन रहता है काउंसिल के मार्किंग स्कीम में, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। ग्रुप 4 का जब आप टेस्ट करने जाएंगे तो जो सोल्यूशन ग्रुप 3 में बच जाएगा उसी से आप प्रोसीड करें, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है ना। क्योंकि आपकी कंफर्मेशन ग्रुप 4 में ही हो जा रही है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं 5, 6 और 0 लिखना, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 5, 6 और 0 ग्रुप भी लिख करके वहाँ पे एब्सेंट लिख दें। इससे आप बिल्कुल सेफ़ रहेंगे, आपकी नंबर नहीं कटेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ आपके कॉमन सवालों के जवाब, कुछ क्लैरिफिकेशंस, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर, टिप्स आपके लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सीखने को मिला होगा। मेरे तरफ से जितना हो रहा है मैं कर रहा हूँ। आप प्लीज़ अपने तरफ से इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे फॉरवर्ड करें व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक में, और अपने दोस्तों को रेकमेंड करें कि हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।